नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार स्वामी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक है, फटाफट अपने टॉपिक पर आते हैं हम और लगातार वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक थोड़ी सी एडवाइस दी थी कि पहला चैप्टर फिजिक्स का जो मैंने नोट्स पेपर पे करवाया है, मजबूरी थी वो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा समझाऊं। वो वहाँ से आप जरूर देखें बच्चों, ठीक है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने अपवन वेग से संबंधित मैंने जैसे डायग्राम यहाँ आज बना रखा है, जो मैंने लास्ट में आप लोगों को समझाया था, सेम वही डायग्राम है मैंने यहाँ पर बना रखा है। अपवन वेग से संबंधित कुछ बातों की अपने को जरूरत पड़ती है पहले चैप्टर से, तो वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा लास्ट वीडियो के अंदर कि हमने ये चालक लिया था, एल लंबाई का चालक था। इस चालक पर मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, बैटरी को से कनेक्ट कर दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। जैसे ही आप लोग यहाँ से विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट करते हो तो ये जो चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड में आते हैं तो रास्ते में धनावेशित परमाणुओं से टकराते रहते हैं और जिस औसत वेग से गति करते हैं उस औसत वेग को अपवन वेग कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में नोट करवाई, आपने नोट कर ली होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीज समझ में भी आई होगी। और अपवन वेग को किससे दर्शाते हैं? अपवन वेग को vd से दर्शाते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तो डी पैर में लिखते हैं, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, अब आज हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अपवन वेग का सूत्र क्या होने वाला है, ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छा डेरिवेशन है। मैं इसका सूत्र प्रूफ कर रहा हूं और मैं ये कहूंगा आपसे कि मेरे पास जो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर धक्का लग रहा है और धक्का कौन लगा रहा है? विद्युत क्षेत्र। मैंने लास्ट वीडियो में बताया ना, विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगता है, उस बल का सूत्र ये होता है F बराबर QE। F बराबर क्या होता है? QE। और ये डिपेंड करता है आवेश पर। अगर धनावेश है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और अगर ऋणावेश है तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहां हमारा चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में गति करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर है। विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर है और इलेक्ट्रॉन अपना देखो यहां इस y सिरे से x सिरे की ओर आ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आई आप लोगों को? चलो जी, अब मैं इसका फॉर्मूला प्रूफ करवा रहा हूं। तो मैं आपसे ये कह देता हूं कि माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? m है। इलेक्ट्रॉन m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र E के कारण, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल F है तथा, अब ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र के कारण बल तो लगेगा। अब जब बल लग रहा है, बल लगता है, बल कहां लगता है? जहां त्वरण उत्पन्न होता है। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो है ही, बल लग रहा है, इसका मतलब उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F है तथा उत्पन्न त्वरण, अब त्वरण भी सदिश राशि है, A वेक्टर है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे बल क्या होगा? F बराबर माइनस E। समझ में आ रही है बात मेरी? माइनस, देखो यही सूत्र है QE, तो Q की जगह तो आ जाएगा E इलेक्ट्रॉन के लिए, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। समझ में आ गई बात मेरी? अब ये क्या माइनस किसको बता रहा है? माइनस एक ही बात को बता रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के अपोजिट गति कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा जी। और बल क्या होता है? बल का सूत्र होता है सर F बराबर ma।
ये तो नॉर्मल पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं क्लास में आना शुरू हो जाता है। तो ये मान मैं भी यहां रख सकता हूं एन ए बराबर माइनस ई ई। ठीक है, तो ए वेक्टर बताओ कितना आ गया, माइनस ई, ये लो, ये त्वरण का सूत्र आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। किसका त्वरण है, यह है इलेक्ट्रॉन के त्वरण का सूत्र है। अब देखो आप सोच रहे हो कि सर आपने ये सूत्र क्यों निकाला है, मुझे तो अपन वेग निकालना है, वेग का सूत्र निकालना है। त्वरण मैंने निकाल लिया, वेग आपको निकालना है। ठीक है, और ये गति कर रहा है यहां से यहां तक। अब कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, बल उस पर लग रहा है, त्वरण आपके पास है, वो कण गति कर रहा है, तो आप गति के समीकरण उपयोग में लो ना, न्यूटन के गति के जो समीकरण है उनको आप उपयोग में लो। ठीक है, उनकी सहायता से आप लोग आसानी से जो हम वेग निकालना चाहते हैं, अब आपको पता है ये हम नॉर्मल पढ़ते भी है, 11वीं क्लास में भी पढ़ा हमने, गति के समीकरणों को उपयोग में लेकर मैं वेग का फॉर्मूला आराम से निकाल लूंगा। लेकिन मैं एक लाइन लिखूंगा, वो ध्यान रखना, वो क्या, मैं यहां लिख रहा हूं, माना इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक कौन सा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। ठीक है, प्रारंभ में जब मैंने यहां कोई फील्ड नहीं लगाया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, बाह्य विद्युत क्षेत्र की जब अनुपस्थिति थी, प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन का वेग u है तथा इलेक्ट्रॉन का वेग u तथा अंतिम वेग v है। तो अब ये वेग सदिश राशि है, तो वेक्टर साइन लगा दो इसके ऊपर, ये u और ये v। अब देखो ये तो शुरुआत में जब मैंने चालक लिया था ना, तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, मैंने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो को जरूर देखें इससे पहले, क्योंकि ये कंटिन्यू था। लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाया था, तो इस वीडियो में मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, जब इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गति कर रहे थे, तो इस दौरान वो यादृच्छिक गति करते हैं। प्रारंभिक वेग u है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो वेग कितना माना मैंने, v मान लिया। ठीक है, अब देखो मैं गति की पहली समीकरण काम में ले रहा हूं, गति की फर्स्ट समीकरण क्या होती है बोलो, v बराबर u प्लस a t, याद है क्या। अब त्वरण मेरे पास है, प्रारंभिक वेग u मानना है, अंतिम वेग v मानना है, समय की गणना कर लेंगे तो बताओ मुझे यहां से रिजल्ट निकालने में आसानी हो जाएगी। और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख दो, जो जो सदिश राशि है उसके ऊपर सदिश का चिन्ह लगा दो। अब देखो थोड़ा सा तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आसानी से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और थोड़े टॉपिक आपको पता है कक्षा 12 है ये, और फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो 1-2 पॉइंट ऐसे आएंगे, तो इनको पढ़ने के लिए आप लोगों को बार बार इसकी रीडिंग लगानी है। ठीक है, अब देखो ये जो वेग हमें निकालना है वो हमें औसत वेग निकालना है, क्योंकि अपन वेग की परिभाषा क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है वो औसत वेग अपने को काउंट करना है। बात आ रही है समझ में, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। ये मैंने त्वरण निकाल दिया यहां पर, अब मैं वेग निकालना चाह रहा हूं, तो मैंने शुरुआत का वेग u मान लिया और अंतिम वेग v मान लिया। गति की समीकरण मैंने यहां पर यूज में ली है। मैं औसत वेग निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है उसे अपवहन वेग कहते हैं। तो औसत वेग निकालने के लिए समीकरण का मुझे औसत लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका औसत ले रहा हूं। बात समझ में आ रही है। जैसे ही मैं इसका औसत लूंगा तो ये चीज बन जाएगी v, ये औसत का चिन्ह होता है बच्चों, ठीक है, ये औसत का, या आप ऊपर बार लगा सकते हो, लेकिन बार और वेक्टर चिन्ह एक जैसे होते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ये औसत का चिन्ह लगा रहा हूं। ठीक है, तो v, समझ में आ गई बात मेरी, ये औसत का चिन्ह है, बराबर u
दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लस ए टी, ये औसत लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं इस डेरिवेशन को यहां ले रहा हूं। अब मैं यहां इसमें कुछ मान रखने पड़ेंगे मेरे को। ये जो औसत वेग है ना, ये औसत वेग, यहां सबके मान बता रहा हूं पहले मैं, v, ये औसत वेग, जिस औसत वेग से गति कर रहा है, ये अंतिम वेग था उसका, कब ये तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये तो, और v कब है, जब विद्युत क्षेत्र आप लगा रहे हो। v कब है, जब विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो, और जब विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो तब औसत वेग मेरे हिसाब से अपवन वेग ही होता है। नहीं याद है क्या, परिभाषा में पढ़ा हमने, अपवहन वेग। ठीक, ये तो हो गई इस v की बात, समझ में आ रही है। एक दो बार जरूर देखना इस चीज को, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इसमें नया चीज आपको जरूर मिलेगी। ये प्रारंभिक वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। और प्रारंभिक जो औसत होगा, अब आपको पता है कि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो औसत वेग उनका शून्य होगा। जब ये कण अपनी मर्जी से गति कर रहा है, यादृच्छिक गति कर रहा है, तो औसत वेग क्या मानेंगे, हमें शून्य मानेंगे। समझ गए बात मेरी। यादृच्छिक गति के दौरान वो जो प्रारंभिक औसत वेग है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रभाव को निरस्त करता जाएगा, ऊपर चला गया फिर अगली बार नीचे आ जाता है, तो वेग सदिश राशि होती है, ऊपर की ओर जितना मान है नीचे की ओर उतना ही मान हो गया, तो आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो प्रारंभिक औसत वेग शून्य हो गया और अंतिम औसत वेग अपवन वेग के बराबर हो गया। ठीक है, अब एटी की बात करता हूं मैं। देखो बच्चों, ए का मान मेरे पास है, ये रहा परमानेंट मान है, ए का मान तो मैं ऐसे कैसा रख दूंगा, ए को मुझे औसत लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, त्वरण की औसत लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, परमानेंट फिक्स वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र, अब ये विद्युत क्षेत्र मैंने ई परमानेंट मान रखा है, तो फिलहाल मेरा यहां ए ये जो त्वरण है ना, इसका मुझे औसत लेने की जरूरत नहीं है। फिर बात आई समय की। देखो समय का औसत यहां निकलेगा, समय का औसत निकलेगा, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और यहां तक आएगा, रास्ते में ये दलाइनों से टकराएगा। टक्कर जब होगी तो टक्कर में इसका वेग बदलता है, वो औसत वेग हमें काउंट करना है। वेग बदलता है तो टक्कर में हो सकता है कि वेग बदलता है तो टाइमिंग भी कम ज्यादा लगती है, समय भी कम ज्यादा लगता है, किसी टक्कर में टाइम ज्यादा लगता है, किसी टक्कर में टाइम कम लगता है, तो औसत समय लेना पड़ता है। और ये जो औसत समय, इसको मैं टो से दर्शाता हूं, टो, इस टो को कहते हैं विश्रांति काल। जो औसत समय होता है वो क्या कहलाता है, विश्रांति काल। अगर आपको याद है तो कक्षा 11 में माध्य मुक्त पथ का हम सूत्र पढ़ते हैं, गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हुए जब गति करते हैं, तो गैस के अणुओं की जब आपस में टक्कर होती है तो हम जो औसत समय लेते हैं उसको भी हम विश्रांति काल से लिखते हैं। तो औसत समय विश्रांति काल होता है। अब ये वैल्यू मैं टोटल यहां पर लिखने वाला हूं, तो देखो इस v की जगह तो क्या लिख दूं, vd बराबर प्रारंभिक औसत वेग हो गया 0 प्लस ए का मान ये रहा बच्चों -e वेक्टर, ये ए का मान है, और समय का औसत हो गया टो। समय का औसत क्या हो गया, तो vd बराबर आ गया -e टो m e वेक्टर, ये आ गया अपवन वेग का सूत्र। ठीक है, ये होगा अपवहन वेग का सूत्र, vd बराबर -e टो m e वेक्टर। माइनस चिन्ह इस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। देख लो, विद्युत क्षेत्र ये है और इलेक्ट्रॉन अपना ये इधर चला हुआ आ रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन की गति की डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये चीज अपवन वेग का सूत्र है, माइनस चिन्ह दिशा को बता रहा है। सदिशों में माइनस चिन्ह हमेशा दिशा को बताता है। समझ में आई बात मेरी? ये अपवन वेग का सूत्र है। एक बार दोबारा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मेरा जो इलेक्ट्रॉन था उसका द्रव्यमान कितना माना? m माना। विद्युत क्षेत्र E में वो गति कर रहा है। कोई चार्ज विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है। उस बल का मान होता है F बराबर, ये होता है बल, F बराबर प्लस माइनस QE, धनावेश और ऋणावेश के लिए। मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था तो माइनस E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल E ये विद्युत क्षेत्र है। अब F क्या होता है? M में होता है, बल सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। F बराबर M में रख दिया तो ये चीज आ गया। ठीक है, तो यहां से त्वरण का फॉर्मूला ये आ गया E वेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन के त्वरण का सूत्र है। त्वरण आपके पास है, वेग आपको निकालना है तो गति की समीकरण हम यूज में ले लें। तो मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कब? जब इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहा है तो प्रारंभिक वेग मैंने u मान लिया। और अंतिम वेग कब? जब इलेक्ट्रॉनों पर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, वो वेग मैं v लिख रहा हूं। तो मैं गति की पहली समीकरण यूज लेता हूं, v बराबर u प्लस at। जो सदिश राशि है उसके ऊपर मैंने वेक्टर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को औसत वेग निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये जो जिस औसत वेग से गति करता है उसे ही हम अपवन वेग कहते हैं। तो औसत निकालने के लिए मैंने ये दोनों तरफ औसत ले लिया। तो ये जो औसत है, अंतिम वेग का औसत, वो तो हो गया अपवन वेग के बराबर। और प्रारंभिक वेग का औसत होगा 0, क्योंकि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहा है। अगर कोई गैस का कण हो वो यादृच्छिक गति कर रहा है तो उसका औसत वेग 0 होता है। अगर कोई गैस कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज हो यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो उनका औसत वेग क्या होगा? 0। त्वरण का मेरे पास परमानेंट मान है, वो मैं रख दूंगा ऐसे कैसा। फिर समय की औसत की बात करूं तो समय तो आपको पता है कि टक्कर के दौरान ये टाइमिंग कम ज्यादा होती रहेगी, किसी से टाइम ज्यादा लगेगा, किसी से टाइम कम लगेगा। तो औसत समय को मैंने विश्रांति काल तो से दर्शा दिया। ये टोटल वैल्यू रख दी। ये मेरे पास अपवन वेग का सूत्र आ गया बच्चों। और माइनस चिन्ह किसको बताता है? माइनस चिन्ह इस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आज ये जो वीडियो, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। और अपवन वेग की परिभाषा, अपवन वेग के ये सूत्र का प्रूफ बहुत बार अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो एक अच्छे अंक निर्धारण का ये मैटर है बेटा। तो आप इनको समझने की कोशिश करना और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इनके नोट्स तैयार करना आपको, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर इनके नोट्स बनाया करो और 1-2 बार देखोगे ये टॉपिक तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आप इनको 1-2 बार इनको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जब इनको पढ़ोगे आराम से ये तैयार हो जाएंगे। ऐसा कोई मतलब ये मैटर नहीं है कि और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार क्या निकालना है अपने को, कैसे निकालें, किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बताऊंगा मैं आप लोगों को, और आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहकर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को आगे से आगे अपने इस चैनल को शेयर करना है बच्चों, ठीक है, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास, मैं जानता हूं क्योंकि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो इनका पूरा फायदा उठा रहे हैं, और आगे से आगे आप भी इसको चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं प्रत्येक बच्चों को इन छुट्टियों के दिनों में लगभग फिजिक्स का सिलेबस है वो कवर करवा दूं, ताकि जब तक स्कूल खुले तब तक आप लोग आराम से फिजिक्स के इस सिलेबस को कवर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं और आपको इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा, और मेरे साथ लगातार आप बने रहिए, ये मैं कह रहा हूं आपको, लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा तो आपको इस चीज़ का फायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर करना आपको और सब्सक्राइब करवाना है, ताकि पर डे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।